इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में अवैध कब्जे को लेकर मचा हड़कंप। लक्ष्मण बाग संस्थान गौशाला में मनाई गई स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती। ठाकुर रणमित सिंह महाविद्यालय में 160 शिक्षकों को कार्य से किया गया पृथक। और न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने कलेक्टर को सौंपा 40,000 रुपए कीमत का मास्क और सैनिटाइजर। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान में अवैध कब्जे को लेकर नगर निगम की नोटिस के बाद मचा हड़कंप। विधायक के घर पहुंचे लोग। रतेहरा में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान खाली करने निगम ने चस्पा की है नोटिस। रीवा शहर के रतेहरा मोहल्ले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए मकान में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का नोटिस नगर निगम द्वारा मकान को चस्पा किया गया, जिसमें 69 लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे मकानों के बाहर नोटिस चस्पा करने और मकान खाली करने के लिए अनाउंस करने के बाद महिलाएं अपने बच्चों को लेकर रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के अमहिया स्थित आवास पर पहुंची, जहां पर महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई और कहा कि जिन लोगों की पंजीयन राशि जमा है उन्हें भी मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। महिलाओं के मुताबिक 33 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मकान नियमों के अनुसार खरीदने के लिए 20-20 हजार रुपए देकर पंजीयन भी कराया है। वह नियमों के अनुसार जो भी मकान की किश्त की राशि होगी उसे देने के लिए तैयार है। महिलाओं के मुताबिक विधायक ने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों को पहले चाबियां सौंपी जा चुकी हैं और उनका पंजीयन राशि जमा है उन्हें नहीं हटाया जाएगा। विधायक के पास पहुंची संजू बंसल, ममता बंसल सहित अन्य ने बताया कि विधायक के कहने पर ही उन्होंने रतेहरा तालाब की मेड़ पर झोपड़ियां बनाई थी। बीते साल सौंदर्यीकरण के नाम पर हटाया गया। इस दौरान भी विधायक शुक्ल ने ही आश्वासन दिया था कि वह आवास योजना का पक्का मकान दिलवाएंगे। महिलाओं ने कहा कि बरसात के दिनों में उन्हें नहीं हटाया जाए। बाद में शासन के नियमों के अनुसार जो भी शर्तें होंगी उन्हें मानने के लिए वह तैयार होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर निर्मला बंसल। आज आप विधायक जी के यहाँ आई हैं, क्या जी समस्या सर, लेके? समस्या यही है सर कि पहले तो हम तालाबी वाले हैं, पहले तालाब से निकाल कर फुटपाथ में ले आ रहे। किसी तरीके से हम लोग रहने लगे, अपना गुजर बसर साल भर पूरा हमारा लोगों का बर्बाद हुआ सर। अब किसी तरीके से कोई व्यवस्था हमारे या मतलब किसी को लोग है तो हम लोग अपने अपने व्यवस्था में सर रह रहे हैं। अगर रहते अपने बाल बच्चे से न कमाई न धमाई किसी तरीके से रह रहे सर। बार बार सर लोगों सबको आवंटन कागज दिए, पैसा जमा करे, थोड़ी थोड़ी करके राशि जमा करवाते जाए। उन्हीं की मतलब तरकीब से हम लोग चलते रहे सर। हम लोग क्या बीता क्या न किस किस तरीके से हम लोग रह रहे सर को अभी नहीं पता है। सर आते हैं वो पंडाल लगा के थोड़ा बहुत अच्छा खराब बोल देते हैं। लॉकडाउन लगता है थोड़ा बहुत गल्ला पानी दे देते हैं सर, हम लोग उसी में तसल्ली कर लेते हैं सर। लेकिन फिर भी सर हम लोगों को फर्जी में नाम दिया जा रहा है। 69 आदमियों को पेपर छपा हुआ फर्जी में है, चोरी में है, आज फर्जी में लिख रहे हैं। छाया छत्र में अपने बच्चों को लेकर हम लोग रह रहे हैं। कोई बाहरी है कोई किसी तरीके से, अगर उनको इंसाफ ही करना है सर तो अपने तरीके से करिए ना ही किसी का। देखिए सर, कोई का बच्चा एक्सीडेंट हो रहा, कोई बच्चे वहीं दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सहयोग करके बात खत्म कर देते सर। तो सर से हम ये निवेदन कर रहे हैं कहीं भी हो सर कि हम लोगों के साथ सभी परिजन लोग हैं, उनके साथ इंसाफ हुआ जाए सर, बस यही है। अब बाकी जो बात है जो समस्या है तो सर तो खुद ही जानते हैं। अब हम लोग कह रहे हैं कि इनका डेरा बिस्तर बाहर निकालिए, इनको फुटपाथ पे लाइए सर। तो क्या सर हम लोगों की जिंदगी बस यही है? हम विधायक जी के पास आए ये समस्या लेके कि जो पर साल ये लॉकडाउन में इतने धूप में हम लोगों को निकाला गया, क्यों? कॉलोनी में शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। फिर वहाँ से हम लोगों को यहाँ लाए पटके तलाए से रतेहरा में, ये 15 वाट में। जब वहाँ से हमको ले आके पटके, ये पूरे लॉकडाउन में कोई एक चिड़ई का खोता नहीं बिगाड़ता, लेकिन हम लोगों की इंसान का घर भी बिगाड़ा गया। अब बोले यहाँ आप इस हो जाइए नई कॉलोनी में, आप लोग को
दिया जाएगा। लक्ष्मण बाग संस्थान गौशाला में मनाई गई स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग की जयंती। लक्ष्मण बाग संस्थान स्थित संचालित गौशाला में 2 जून को स्वर्गीय कैलाश नारायण सारंग का जन्म शताब्दी समारोह पूर्वक मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। स्वर्गीय कैलाश सारंग की जन्म शताब्दी के अवसर पर गौमाता को भोजन, चारा और गुड़ खिलाकर उनकी सेवा की गई। तत्पश्चात स्वर्गीय श्री सारंग की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें याद किया गया। इस दौरान गौशाला संचालक प्रभाकर चतुर्वेदी, वेंकटेश पांडे, राजगोपाल मिश्र चारी के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे, जिनके द्वारा स्वर्गीय सारंग के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करने में उन्होंने महती भूमिका निभाई है। उनके कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। उनका नाता, उनका योगदान यदि मध्य प्रदेश से, जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से के बारे में हम बताएंगे तो सूरज को दिया दिखाने के समान होगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यदि नहीं होते तो शायद कांग्रेस के खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी का बीजारोपण से लेके और उसकी वृद्धि, उसकी तरक्की, उसका विकास होना आसान नहीं था। आदरणीय कुशाभाऊ ठाकरे जी, आदरणीय सुंदरलाल पटवा जी, आदरणीय कैलाश जोशी जी, आदरणीय कैलाश सारंग जी, आदरणीय नारायण प्रसाद गुप्ता जी, धारीलाल खंडेलवाल जी, यदि मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश को जनसंघ का, भाजपा का गढ़ माना जाता था, तो पूरे मध्य प्रदेश को गढ़ बनाने वाले जिन लोगों का मैंने आप नाम लिया, उनके साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का भी नाम लिया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना व्यापक उस समय तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, और संगठन की दृष्टि से मध्य प्रदेश, समूचे इतने बड़े मध्य प्रदेश का कोने कोने नापने का काम कैलाश सारंग जी ने किया। हर जगह गए, लोगों को जोड़ा, संगठन को बढ़ाया, संगठन के उद्देश्य को बताया, और किस तरह से कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें देश को रसातल की ओर ले जा रही हैं, ये लोगों को समझाया, और धीरे धीरे करके जनसंघ बढ़ा, भारतीय जनता पार्टी बढ़ी, और पूरे देश की हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी कहता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सबसे आदर्श मजबूत संगठन है। तो जब ये स्थिति तैयार हुई है तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि ठाकरे जी, पटवा जी, जोशी जी के साथ साथ आदरणीय कैलाश सारंग जी का कितना बड़ा योगदान है, और इसलिए हम लोगों ने उनको याद किया है। उनकी जयंती में मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क रहा, बड़ा स्नेह, पुत्रवत स्नेह उनका मिलता था जब भी मैं कभी जाता था, इसलिए मेरे मन में उनके प्रति अगाध श्रद्धा है। वैसे आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ और उसमें हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि। स्वर्गीय भैयालाल जी से भी नाता रहा? हाँ, हमारे पूज्य पिताजी से भी जब वो रीवा आते थे तो उनसे भी मिलने वो बताया करते थे वाकया कि मैं आपके पिताजी से मिला, और जब भी मैंने उन दोनों के बड़े आत्मीय संबंध थे, और मेरे पिताजी के व्यक्तित्व से भी सारंग जी बहुत प्रभावित थे। वैसे जब मैं मिलता था तो वो हमेशा उनकी चर्चा करते थे। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में 160 शिक्षकों को कार्य से किया गया पृथक। बाहर किए गए शिक्षकों ने जताया विरोध। इस महामारी में कैसे करेंगे परिवार का पालन। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में तकरीबन 1.5 सैकड़े से अधिक अतिथि शिक्षकों को अभी कार्य से पृथक किए जाने पर शिक्षकों ने जमकर विरोध जताया है। अपनी समस्याओं को लेकर प्राचार्य से भी चर्चा की, लेकिन किसी भी तरह का हल अभी तक नहीं निकल सका। जन भागीदारी के माध्यम से अतिथि शिक्षकों को रखा जाता है, जिसमें तकरीबन 160 शिक्षकों को कार्य से पृथक किया गया, जिसके बाद तकरीबन 25 शिक्षकों को वापस बुलाने पर विरोध के स्वर और तेज हो गए। इस पूरे मामले को लेकर अतिथि शिक्षक डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने बताया कि इस महामारी के दौर में हम लोगों को जिस तरह से बाहर किया गया है, उससे परिवार के पालने का संकट सामने आ गया है। बिना पूर्व सूचना के प्राचार्य के द्वारा सभी को कार्य से पृथक किया गया है। डॉक्टर नारायण द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि प्राचार्य की फूट डालो शासन करो की नीति के तहत तकरीबन 25 लोगों को वापस बुला लिया गया, जबकि 1 सैकड़ा से अधिक शिक्षक अभी भी नेताओं के चक्कर काट रहे हैं।
वह इस पूरे मामले को लेकर प्राचार्य अर्पिता का कहना है कि शिक्षण कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका है और जैसे आवश्यकता होगी इन्हें पुनः वापस बुला लिया जाएगा। फिलहाल अभी आवश्यकता अनुसार कुछ लोगों को वापस बुलाया गया है। बाहर किए गए शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया है कि बीते 8 साल से वह 12 से 13 हजार प्रति माह की दर पर काम कर रहे थे, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अचानक इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जिससे उनके परिवार के ऊपर आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। सर, हम लोग यहाँ पर शासकीय ठाकुर रणवा सिंह महाविद्यालय में जन भागीदारी स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हैं। हम लोगों को हर साल की तरह इस साल भी बिना किसी लिखित सूचना के निकाल दिया गया मौखिक रूप से। फिर हम लोगों ने जब आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक आदेश पारित किया जिसमें लिखा कि क्या कहते हैं, आप लोगों को 21 तारीख से मतलब आप लोगों की क्लासेस बंद कर दी जाती हैं जो कि ऑनलाइन चल रही थी। हम लोगों ने इस बारे में जब बात की तो ये बोला गया कि क्या अभी हम लोगों की 90 दिन की क्लासेस नहीं चली हैं, तो उनको ऐसा लगा कि ये लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसको दूसरे ढंग से वे पे लिया, अपनी मतलब अपने ईगो में ले लिया, सीधा सीधा कहे। अभी आप लोग वहाँ पे खड़े थे, बात करने का टोन भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा था उनका। टोटल हिटलर शाही है। हम लोगों ने जब ये निवेदन किया, इधर उधर नेताजी लोगों के पास गए, उन्होंने से भी हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय में डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की। अब उन्होंने क्या आश्वासन दिया कि इन लोगों से बात हुई कि नहीं हुई ये हमको नहीं पता है, लेकिन उन्होंने बात की। हम लोगों का सिर्फ ये निवेदन था कि हम लोगों को यहाँ ज्वाइन कराया जाए। इस कोरोना काल में आखिर हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ, किसके दरवाजे जाएं। हम लोगों को सिर्फ मैं सबके आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को 13,000 रुपये मिलती है, जो कि पिछले 8 सालों से मिल रही है। आप बताइए 13,000 रुपये में हम लोगों को अपना घर परिवार, हम लोग कुछ लोग शादीशुदा भी हैं, कुछ लोग क्या ज़्यादातर हैं बच्चे भी हैं, हम अपना परिवार कैसे चलाएं? नहीं, ये स्ववित्तीय और जनभागीदारी मद से कार्यरत शिक्षक हैं और इनका जो भुगतान होता है वो जो छात्रों की फीस से पैसा जमा होता है उससे होता है। शासन के ऑर्डर्स आए थे कि ग्रीष्मावकाश घोषणा के, तो ग्रीष्मावकाश घोषित होने के बाद अभी चूँकि कोई ऐसा काम महाविद्यालय में नहीं था जो इनसे कराया जा सके और लॉकडाउन पीरियड था, तो उसमें हम उनको यहाँ बुला भी नहीं सकते थे। तो इस वजह से हर साल इस तरह के होता था कि इनको ब्रेक दिया जाता था और ब्रेक पीरियड के बाद जब कॉलेज को जितनी आवश्यकता होती उस हिसाब से इनको बुलाया जाता था और धीरे धीरे करके सबकी ज्वाइनिंग होती थी। तो वही हम लोगों ने इस बार भी किया है और इनको जब ब्रेक दिया और ब्रेक के बाद अब जैसे जैसे परीक्षाओं का हम घोषित करेंगे कार्यक्रम और जिनकी जिनकी आवश्यकता हमको होती जाएगी हम इनको ज्वाइन कराते जाएंगे। किसानों के हित में कृषि उपकरण व ट्रैक्टर मैकेनिक व स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को भी अत्यावश्यक सेवा मानकर प्रतिदिन खोले जाने की अनुमति प्रदान करने को लेकर कैंट प्रेसिडेंट संगठन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौंपा है ज्ञापन देते हुए मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 47 दिनों से कर्फ्यू व लॉकडाउन के चलते सभी प्रभावित हुए। जिले की कोरोना स्थिति को देखते हुए 1 जून से अनलॉक प्रक्रिया शर्तों के साथ शुरू हुई। किराना व्यवसाय सहित कृषि उद्योग की गोलपाक पुराना बस स्टैंड स्थित दुकानों को अत्यावश्यक सेवा मानकर अनलॉक शर्तों से मुक्त रखा गया, जिसका व्यापारी संगठन कैट जिला रीवा स्वागत करता है। महोदय, वर्तमान में किसानों का प्रमुख कृषि साधन ट्रैक्टर भी है। मौसम के मिजाज को देखकर किसान ट्रैक्टर को कृषि कार्य हेतु दुरुस्त कराने 1 जून को काफ़ी संख्या में शहर में आए, किंतु ट्रैक्टर मैकेनिक व स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो शहर में पुराना बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक तक है, दाएं बाएं नियमों के कारण बंद थे, जिससे किसान भाई काफ़ी परेशान हुए। अतः आपसे निवेदन है कि किसानों के हित में ट्रैक्टर मैकेनिक व मोटर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जो सिर्फ पुराने बस स्टैंड से जयस्तंभ चौक तक ही स्थित हैं को भी अनलॉक शर्तों से मुक्त करते हुए अत्यावश्यक सेवा के तहत प्रतिदिन संचालन किया जाने, किसानों व मिस्त्री व्यापारियों के हित में आदेश अनुमति जारी करने की विशेष कृपा करें। किसानों से संबंधित है जो स्पेयर पार्ट्स और ट्रैक्टर एसोसिएशन है, जिसमें से रीवा में करीब 75% दुकानें खुली हैं और जो 25% जो मेन रोड में फंस रही हैं वो राइट और लेफ्ट के चक्कर में बंद हो रही हैं। तो हम कलेक्टर साहब से यही मांग करने आए हैं कि भाई जो 25% दुकानें बच रही हैं जो मेन रोड में आ रही हैं तो उनको भी खोलने की परमिशन दी जाए। तो किसान प्रभावित हो रहा है क्या? हाँ, किसान प्रभावित। कल के डेट में करीब 25 से 30 ट्रैक्टर आए हुए थे रीवा में। कोई ट्रैक्टर का टायर बदलवाने आया हुआ था, किसी को मोबाइल चेंज कराना है, किसी को दूसरे काम कराना है, खराद का काम कराना है, उस तरह के कई तरह के
व्यापारी और दुकानदार प्रभावित हो रहे थे। इसके लिए हम आज कलेक्टर साहब कितने से- परसेंट दुकानदार ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? जो मेन रोड वाले हैं वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। आधे तो दुकानदार पूरे खुले हुए हैं बस स्टैंड के पीछे साइड वाले, जो सामने तरफ फंस रहे हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या उनको अल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो सकती है? नहीं हो पाएगी, उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें हर एक दुकानदार के पास मिस्त्री भी हैं, खुद के होते हैं। नहीं, जब आपदा प्रबंधन की बैठक होती है तो उस समय कोई नहीं बोलता है क्या नहीं, इस उस विषय टाइम पर? भी कलेक्टर साहब को बताया गया, मगर फिर एसोसिएशन में जब हमारी चर्चा हुई उस चीज़ को लेकर, तो एसोसिएशन ने हमको बोला कि इस बात को रखा जाए और दुकान खोलने के लिए निवेदन किया जाए। न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने कलेक्टर को सौंपा 40,000 रुपए कीमत का मास्क और सैनिटाइजर। बुधवार को न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी को मास्क सैनिटाइजर सौंपा गया है। संकट की इस घड़ी में पीड़ित मानवता की सेवा में शासकीय संगठन न्यू मूवमेंट्स फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा रीवा सहित पूरे प्रदेश में यह पहल शुरू की गई है। बताया गया है कि संगठन की तरफ से 19 लीटर मशीन, 500 सैनिटाइजर एवं 500 मास्क रीवा कलेक्टर को सौंपे गए हैं। कि कोविड के समय जितना अपने से सहयोग हो सके राशि का थोड़ा बहुत जोड़ करके पदाधिकारियों के माध्यम से, और हम कोविड इलाज में देश के साथ और मरीजों के साथ हम भी सहयोगी होंगे, उनकी पीड़ा को अपने हिस्से पे बांटने का प्रयास करेंगे। उसी तारतम्य में आज जिला इकाई रीवा एवं संभाग के माध्यम से जितने पदाधिकारी संगठन के थे सभी ने थोड़ा थोड़ा राशि लगा करके और 19 ऑक्सीमीटर, 10 लीटर सैनिटाइज़र और 500 मास्क एकत्रित करके आज माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा है कि माननीय कलेक्टर महोदय जहां भी सामग्री की आवश्यकताएं हो वहां कोविड उपचार में हमारे दी हुई सामग्री का उपयोग करें। और हर परिस्थितियों में हम लोग पेंशन एनपीएस के कर्मचारी, हम लोग मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन भी चला रहे हैं। सरकार से निरंतर मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए, पर विपत्तियों में हम देश के साथ भी खड़े हैं, परेशानियों में हम देश के साथ भी हैं, परेशानियों में हम जन नागरिक के साथ भी हैं। तो हमने वही एक मानवीय धर्म निभाने का प्रयास किया है और एक प्रेरणा सभी को देने का भी प्रयास किया था। यदि जितना अपने से बने परहित शरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि यदि अपने से जितना भी बनता है तो अपने शरीर का और अपने धन का उपयोग जनहित में भी करने का प्रयास करें। नहीं, न्यू पेंशनर्स संघ एसोसिएशन ने आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइज़र और मास्क दिया है। इसका लगभग मूल्य 40,000 है। सभी गवर्नमेंट कर्मचारी ने मिलके ये हमारी फ्रंट एंड वर्कर्स हेल्थ सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए दिए हैं। बिल्कुल ये स्वागत योग्य है। लगातार हमारी सामाजिक संगठन और इस पर गवर्नमेंट कर्मचारी भी हमारे कोविड-19 को लड़ने में लगातार सहयोग दे रहे हैं। उन सभी को मेरी ओर से दिल से बधाई, शुभकामनाएँ। और हम लोग इसी प्रकार का सपोर्ट लोगों से मिलते रहेगा तो हमारे डिस्ट्रिक्ट से आसानी से कोरोना से मुक्त होंगे। सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौवा लक्ष्मणपुर में किराना दुकान में सुबह आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया जिसके बाद बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। तब तक दुकान का सारा सामान जलकर खाक हो गया और वहीं मौके पर सगरा पुलिस भी पहुंच गई। छोटी सगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह 3 बजे कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। आग किस कारणों से लगी है यह पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दमकल की गाड़ी को फोन किया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। वहीं सूचना मिलते ही सगरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं किराना दुकानदार मालिक के अनुसार 11 लाख रुपए का दुकानदार का नुकसान हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि 1 लाख दुकान में कैश रखा हुआ था, वह भी जलकर खाक हो गया। ये जानकारी नहीं, गांव वाले बताएं कि घर में आग लगी है तो हमने उठा तो यहाँ सबको गुहार मारे। गांव वाले फायर ब्रिगेड बुलवाए, उन्हें बुझाया और यहाँ हमारा 10 से 15 लाख रुपए का सामान था और केस भी करीब 1 लाख रुपए का लगभग था। डीजीपी के आदेश पर चलाया जा रहा कोरोना जागरूकता अभियान। रीवा शहर के समस्त थाने की पुलिस भोपाल मुख्यालय से जारी डीजीपी के आदेश पर चला रही है कोरोना से बचाव अभियान। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने बताया कि डीजीपी के ऑनलाइन उद्बोधन के बाद अभियान चलाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
डीजीपी द्वारा आदेश जारी किया गया कि समस्त थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव करने की दिशा में जागरूक करने अभियान चलाएं। इसी कड़ी में बिछिया थाना क्षेत्र के बैसा गांव के अलावा अन्य गांवों में जागरूकता अभियान चलाया गया और लोगों को समझाइश दी गई। थाना प्रभारी ने कहा कि डबल मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग एवं 2 गज की दूरी का पालन करें। जी हाँ, अभी पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा आदेशानुसार और हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कोरोना से बचाव और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो है हम लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग मास्क लगाइए, कोविड का पालन कीजिए और जो है वैक्सीनेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है कि जो लगभग लोग बचे हुए हैं अपना कोविड सेंटर में जाएं और जो है अपना वैक्सीन लगवाएं, जिससे जो है इस कोरोना महामारी से बचा जा सके। इसी तारतम्य में थाना बिछिया अंतर्गत बैसा गांव में जो है जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और वहाँ के सरपंच सचिव मौजूद रहे और सभी लोगों को जो है मास्क पहनने के लिए, सैनिटाइजर यूज़ करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बताया गया। मऊगंज के खस्ता हाल सड़कों से आम जनता परेशान, जर्जर पुल पर जोखिम भरा सफर। 2 वर्ष पूर्व मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल धरने पर बैठे, जिसके बाद सड़क में हुई लीपापोती करके शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया, लेकिन 1 माह बाद ही सड़क पूरी तरह उखड़ गई। बावजूद इसके विधायक इस बात से बेखबर है। मऊगंज बरहटा मार्ग व पुल पर बने मौत के गड्ढे, सड़क में उड़ रही आंखों को अंधा करने वाली धूल, कीचड़ से फिसल रहे वाहनों के पहिए। अक्सर हम देखते हैं कि अपनी सरकार की बड़ी बड़ी उपलब्धि गिनाने में जनप्रतिनिधियों को थोड़ी भी लज्जा नहीं होती, जब उनके क्षेत्र की जनता सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए गुहार लगा रही हो और जनता आम जनता को 5 किलो गेहूं चावल फ्री, भ्रष्टाचार के शिकार पीएम आवास, मनरेगा जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में उलझाकर भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए अपना व्यक्तिगत हित साधते ही खुद का विकास कर रहे हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सड़क सेवा सब बेहाल है। उसमें बात हो रही 4 दशक पूर्व बनाई गई सड़कों का, जिनका अस्तित्व खतरे में है, जिसका उदाहरण है मऊगंज नगर की मेन रोड। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण बदहाल है। वहीं ग्रामीण अंचल को जोड़ने वाला मऊगंज बरहटा मार्ग, जिसकी दर्दनाक स्थिति किसी से छिपी नहीं है, उसमें लोग आए दिन सड़क दुर्घटनाओं से चोटिल हो रहे हैं। मऊगंज से लेकर बरहटा तक की सड़क व बरहटा की सेलार पुल पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, जो अपने अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है, जहां लोग आए दिन सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। मऊगंज की मेन रोड की जर्जर सड़क देखने से आगे जाने वाले को पहले ही यह पता चल जाता है कि आगे का रास्ता कितना खतरनाक होगा, जो पूरी तरह से उखड़ चुका है। विपक्ष ने कहा कि विधायक जी का धरना सिर्फ सुर्खियां बटोरने और व्यक्तिगत हित साधने वाला होता है, उनका जन समस्याओं से खास वास्ता नहीं रहता। सड़क निर्माण को लेकर ग्रामवासी नेता विश्वनाथ मिश्रा, सरपंच कमल मिश्रा और ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा पर प्रशासन के साथ ही क्षेत्रीय विधायक को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा 2 वर्ष पूर्व दिए गए धरने के बाद इन गड्ढों को भरा व लीपापोती किया गया था, जो कि 1 माह में ही उखड़ने लगी। इस सड़क मार्ग में क्षमता से कई गुना अधिक भार लेकर क्रेशर प्लांट से हैवी लोड हाई व डंपर गुजर रहे हैं, जिससे सड़क का नामो निशान मिट गया है और वह रसातल में समाती दिख रही हैं। ऐसे में आए दिन क्षेत्र में ऐसे ही गड्ढों के कारण बस व छोटी गाड़ियां फंस रही हैं। इसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं, तो क्षेत्रीय विधायक जनता की दुर्दशा से मुंह फेर कर दूसरे मार्ग से निकल लेते हैं। ऐसे में मऊगंज की जन समस्याओं को लेकर वह कितने असंवेदनशील हैं, वह साफ दिखाई दे रहा है। आज समूचा भारतवर्ष कोरोना महामारी से जूझ रहा है। उसी कड़ी में बरहटा वाया सीधी एवं रीवा मार्ग की हालत अत्यंत दयनीय है। 4-5 महीने से उस मार्ग का अस्तित्व ही ख़त्म सा दिखाई पड़ रहा है। इसके संबंध में कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से उसके निदान के संबंध में कार्रवाई नहीं हुई। इस क्षेत्र के सम्माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल जी
हैं और कभी कभार इन विषयों को लेकर के वह नौटंकी किया करते थे। लेकिन वर्तमान में जब उनकी सरकार है, ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कोई भी प्रयास या पहल नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिख करके यह अवगत करा दिया है कि हमारा इस क्षेत्र में कोई भी अधिकारी नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि समय रहते इस बरहट्टा मार्ग की हालत का निदान नहीं कराया गया तो हम क्षेत्रवासी साथ में मिलकर के समस्या के निदान के लिए कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करके इस समस्या के निदान का प्रयास करेंगे। मानस भवन स्थित बुधवार को मानस मंडल द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन लगातार 4 दिन तक जारी रहेगा। आयोजित शिविर के संबंध में मानस मंडल के अध्यक्ष अनूप तिवारी ने बताया कि मानस भवन में आज से लगातार 4 दिनों तक निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों से आग्रह है कि कोरोना संक्रमण से बचने ज्यादा से ज्यादा लोग शिविर में पहुंचकर वैक्सीन लगवाएं। शिविर में उपस्थित चिकित्सकों ने बताया कि वैक्सीन लगाने से कोई भी नुकसान नहीं होता है। सभी लोग आगे आएं और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। वास्तव में 45 साल के ऊपर एवं 18 साल के ऊपर 18 से 44 साल के दोनों तरह के इंजेक्शन की सुविधाएं रखी गई हैं ताकि बुजुर्ग जो आते हैं 45 के ऊपर उनको भी लगाया जा सके, प्लस जो 18 से 44 साल के आते हैं उनको भी लगाया जा सके। वैक्सीन लगवाने के बाद जो है इसमें डरने की बात नहीं है। लोगों में डर बहुत है वास्तव में, इसलिए आ नहीं रहे लोग। डरने की बात नहीं है क्योंकि रिएक्शन होता नहीं है। कभी कभार किसी को थोड़ा बुखार या जहाँ पे इंजेक्शन लगा वहाँ थोड़ा दर्द या थोड़ा खुजली या किसी को कमजोरी, इस तरह की समस्याएं होती, इससे ज़्यादा समस्याएं होती नहीं है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मानस मंडल रीवा की ओर से मानस भवन निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है। रीवा के लोगों को, युवाओं को, सभी को मुफ्त निःशुल्क वैक्सीनेशन कराने के लिए यहाँ 4 दिवसीय ये शिविर लगा हुआ है। आज से शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन, नगर निगम और मानस मंडल के सहयोग से ये मुफ्त वैक्सीनेशन प्रारंभ है। लगभग 200 के ऊपर लोग सवेरे से अभी तक में लगवा चुके हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद विघ्नहर्ता सेवा संस्थान किचन सेवा का हुआ समापन। संकट के इस घड़ी में विगत 1 माह से संचालित शहर के सबसे बड़े किचन का आंशिक रूप से लॉकडाउन खुलने के बाद भव्य तरीके से समापन किया गया। इस दौरान वैदिक रीति, पूजा पाठ, पूर्णाहुति एवं शांति पाठ किया गया। समापन अवसर पर मुख्य रूप से सामाजिक न्याय विभाग संयुक्त संचालक अनिल दुबे, अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि ऋषिकेश तिवारी, जय महाकाल सेवा संघ अध्यक्ष देवेंद्र द्विवेदी, वरिष्ठ समाज सेवी धर्म जागरण प्रमुख राम बिहारी पाठक, वरिष्ठ समाज सेवी गौशाला प्रमुख डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, आरोग्य भारती प्रमुख सरोज सोनी जी, ब्रह्मा कुमारी से राजेश शाही सहित इत्यादि गणमान्य जन व संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे। विघ्नहर्ता सेवा संस्थान प्रमुख कमलेश्वर द्विवेदी के मुताबिक सामाजिक संस्था विघ्नहर्ता सेवा संस्थान द्वारा विगत 1 माह से लगातार शहर में किचन संचालित किया। इस दौरान संस्था ने संकल्प लिया था कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक जरूरतमंदों को भूखे नहीं सोने दिया जाएगा और इसी संकल्प को पूरा करने प्रतिदिन लगभग 400 भोजन के पैकेट शहर के समस्त 45 वार्डों एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों में वितरित किए गए। किचन संचालन में प्रमुख रूप से सहयोग देने वाले राजेश श्रीवास्तव, राजेश शाही, श्रीमती संजू शाही, पंकज सिंह, राधेश्याम तिवारी, अजय तिवारी, रितेश द्विवेदी, पंकज पांडे, रजनीश पांडे, ऋषि चतुर्वेदी, अंकित मिश्रा, धीरू चतुर्वेदी, निष्क्रांत चतुर्वेदी, अनूप मिश्रा, संजय गुप्ता, अभिषेक मिश्रा, देवेंद्र सिंह, विक्रम सिंह, प्रियांशु सिंह, मनोज सोंधिया, साहू जी, पद्मन पाठक, ओमकार तिवारी, श्रेयांश तिवारी, दिव्यांश तिवारी आदि लोगों का विशेष सहयोग रहा। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व उप सचिव बेनजीर खां का निधन। रीवा मध्य प्रदेश शासन के विधि एवं विद्यार्थी विभाग भोपाल के उप सचिव
मोहम्मद बेनज़ीर खां का 91 वर्ष की उम्र में 1 जून को भोपाल में निधन हो गया। वह भोपाल से विधि विभाग से वर्ष 1990 में सेवानिवृत्त हुए थे और भोपाल में निवासरत थे। इनके पिता मोहम्मद नज़ीर खां महाराज गुलाब सिंह के शासन में उनके नज़ीर थे। बेनज़ीर खान को उनके गृह निवास बेनज़ीर बाग बिछिया रीवा लाया गया तथा उन्हें बुधवार को बिछिया कुड़लिया कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। वह राजू मामा के बड़े पिताजी थे। वह अपने पीछे पुत्र हाजी अहमद लतीफ़ समेत 6 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनकी एक पुत्री महजबीन खान भोपाल जिला अदालत में जिला जज है। और अब चलने से पहले आई नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आज के कोरोना अपडेट्स की। बात की जाए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स की, तो आज जहां 1406 सैंपल लिए गए, वहीं 13 लोग ही पॉजिटिव पाए गए। अगर बात की जाए मौत के आंकड़े की, तो आज 4 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अब तक में कुल मृत्यु का दर 121 पहुंच चुका है। आज दिनांक तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,339 पाई गई है, तो वहीं नए स्वस्थ हुए प्रकरण 59 है। बात करें आज दिनांक तक की कुल मृत्यु की, तो यह 121 है। वहीं आज दिनांक तक कुल स्वस्थ हुए प्रकरण 16,026 हैं। अभी भी कुल एक्टिव केस 192 हैं। बात करते हैं क्षेत्रवार आंकड़े की, तो आज रीवा शहर में 4 पॉजिटिव मरीज पाए गए, तो वहीं गोविंदगढ़ में 3, नई गढ़ी गंगेव में 0 मरीज पाए गए तथा रायपुर करछुलियान में भी 3 मरीज पाए गए। वहीं मऊगंज, हनुमाना और जवा में मरीजों की संख्या 1 भी नहीं मिली तथा त्योथर और सिरमौर की बात करें तो त्योथर में 1 और सिरमौर में 2 मरीज पाए गए। इसी के साथ कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13 पाई गई है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।